नमस्कार। आज इस साहित्यिक बरकही के अंतर्गत मैं सुशील कांति, एक अदना सा थिएटर कर्मी कह सकते हैं, जो बचपन से ही थिएटर के शौक को अपने भीतर पाले रखा, आज इस फेसबुक लाइव साहित्यिक बतकही के अंतर्गत अपनी दो चार बातें कहने के लिए मुझे कहा गया है। हालांकि मैं पहले ही स्वीकार कर लेना चाहता हूं कि मैं बहुत बड़े कोई नाट्य बौद्धा नहीं हूं, मैं कोई बौद्धिक बातें नहीं करूंगा और आपको मैं नाटक का इतिहास भी नहीं बताऊंगा। बस मैंने पिछले कह सकते हैं कि 25-30 सालों से थिएटर से जुड़ाव रहा है। अपने कुछ अनुभव मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूं। इसी बहाने एक नुक्कड़ नाटक और रंगमंच के बारे में हम दो चार बातें करेंगे, कुछ कहने की कोशिश करेंगे। एक कह सकते हैं कि एक बच्चा जो अपनी प्राथमिक पढ़ाई 11-12 तक की गांव में करता है, सुदूर बिहार के एक दूर गांव में, वहाँ गांव के बड़े भैया लोग साल में 1-2 बार थिएटर करते हैं। यह बच्चा भी वहाँ थिएटर देखता है और तभी से उसके मन में एक धारणा बैठने लगती है कि वाह, ये तो बहुत अद्भुत विधा है। लोग तालियां बजा रहे हैं, लोग वाहवाही दे रहे हैं, हम भीड़ करके लोग उन्हें देख रहे हैं, क्या फोकस है। क्योंकि एक गांव में रहने वाला एक बच्चा, उसके लिए सचमुच यह विधा बहुत ही एक नई विधा थी। और जब वो बच्चा प्राथमिक स्कूल, मिडिल स्कूल पास करके जब माध्यमिक में पहुंचता है, तो उसे भी गांव के थिएटर कर्मी भैया लोगों के साथ थिएटर करने का मौका मिलता है। और ये रहा होगा वर्ष से 85-86 का वक्त, जब पहली बार मंच पर यह बच्चा यानी मैंने कदम रखा था। और वो नाटक था चंबल घाटी का लुटेरा, जिसमें मैंने एक लड़की की भूमिका निभाई थी। फिर दूसरे साल एक नाटक किया था इज्जत, उसमें भी एक लड़की की भूमिका निभाई थी। और गांव के बच्चे मुझे चिढ़ाते भी सब समय, क्योंकि मेरा नाम बिजली था और लोग बहुत चिढ़ाते भी थे। खैर, धीरे धीरे बच्चा एचएस कंप्लीट करता है और वहाँ से फिर कलकत्ते की ओर रवाना हो जाता है। हालांकि मेरा जन्म कर्म क्लास 3 तक की पढ़ाई कलकत्ता कांचरापाड़ा नामक शहर में हुआ था। और फिर मैं गांव चला गया था और गांव से फिर 87 में मैं लौटकर इसी कांचरापाड़ा में आता हूँ। यहाँ एक कॉलेज में एडमिशन लेता हूँ, लेकिन मन में वो थिएटर बैठा था और यह भी सोचा था, यह भी जानता था कि बंगाल का थिएटर बहुत रिच होता है, रिच। और उस थिएटर के प्रति एक मन में कहीं ना कहीं एक भय भी था कि मैं ऐसा थिएटर कभी कर नहीं पाऊंगा। धीरे धीरे थिएटर देखने का मौका मिलता है मुझे। हालांकि कांचरापाड़ा, जहां मैं जिस शहर में रहता हूं और जहां से मैं बातें कर रहा हूं, कभी यहां एक साथ 30-35 नाटक दल हुआ करते थे। आज समय के अंतराल में गिने चुने 7-8 थिएटर दल बचे हुए हैं। तो इनके नाटकों को देखने का मौका मिलता था मुझे। ये करीब कह सकते हैं कि 90 का वक्त रहा, 1990 का साल रहा होगा, जब हम लोगों ने मिलकर कांचरापाड़ा में एक विज्ञान दरबार संस्था है जिसका मेंबर बना, सदस्य बना, और वहीं पर एक थिएटर क्लब की स्थापना की, ओन्नो चौक। और बांग्ला थिएटर वहां मैंने करना शुरू किया। बांग्ला थिएटर यानी मंच पर नहीं, स्ट्रीट प्ले, नुक्कड़ नाटक के तौर पर मैंने कलकत्ते कांचरापाड़ा में अपने थिएटर यात्रा की शुरुआत की।
और नुक्कड़ नाटकों के प्रति लगाव इसलिए भी था कि मैं जा रहा था वहाँ आसपास कुछ नुक्कड़ नाटक वाले थे, इन लोगों का नाटक देखने का मौका मिलता था। कई नाटक देखा और धीरे धीरे वही बस गया। तो मुझे लगा कि यह एक अच्छी विधा है, यह एक अच्छा फॉर्म है थिएटर का और हमें इसके साथ जुड़ना चाहिए। और हम नुक्कड़ नाटक अन्नो चोखे की स्थापना करते हैं। उसमें हम कुछ लोग मिलकर पहला नाटक करते हैं महाज्ञानी। दुलालकर थिएटर कर्मी हैं, बादल सरकार के शिष्य हैं, जिनके लिखे हुए हैं, उन्हीं के ग्रुप के अनुपदा ने इसे डायरेक्शन दिया था। तो उस अन्नो चोखे के साथ हमने पहला नाटक किया महाज्ञानी। धीरे धीरे महाज्ञानी 1 2 4 करते करते हमने 30-35 शो कर डाले। और उसके बाद एक भीतर जो जड़ता थी, एक भय था, वो कट गया। क्योंकि इस बात को मानना ही पड़ेगा कि एक मंच पर थिएटर करने वाले और एक नुक्कड़ पर थिएटर करने वाले में एक बेसिक फर्क ये होता है ये फर्क कि नुक्कड़ पर जो सूरज के प्रकाश में पूरे दर्शकों के साथ हम आंख में आंख मिलाकर थिएटर करते हैं, वहीं मंच पर दर्शकों को हम अंधकार में छोड़ देते हैं। दर्शक क्या देख रहे हैं, किसी नज़र है, देख भी रहे हैं कि नहीं, इससे हमें कोई मतलब नहीं होता है। हम अपने डायलॉग को सही ढंग से बोल दें, अपने अभिनय को सही ढंग से कर लें, यह थिएटर होता है। अगर जो लोग शुरू से मंच पे कर रहे हैं, उनके अगर अचानक लाइट जला दी जाए और उन्हें लगे कि दर्शक हमारी तरफ देख रहे हैं, शायद घबरा जाए। लेकिन मेरा ये सौभाग्य कह सकते हैं कि मुझे ये मौका सबसे पहले नुक्कड़ नाटक में अभिनय करने के कारण मिला और ये हिम्मत मैं जुटा पाया था। और इसी हिम्मत जुटाने का परिणाम ये था कि मैं एक अदना सा थिएटर कर्मी, कांचरापाड़ा से, कोलकाता की एक विख्यात नाट्यकर्मी, नाट्य व्यक्तित्व कह सकते हैं कि उनका नाम भारत के 10 थिएटर ग्रुप का नाम लिया जाए तो उनका नाम तब आता था। ये आज से मैं 22 साल पहले की बात कर रहा हूं। मैं 97 का साल रहा होगा। मैंने फोन किया उषा गांगुली को। उषा गांगुली से आप सभी लोग परिचित होंगे, जो मंच पर थिएटर करने के लिए विख्यात थी, जिनका नाटक पूरे भारत में कोर्ट मार्शल, रुदाली, लोक कथा, महाभोज, होली, इन नाटकों के धूम मचे हुए थे। और मैंने भी उनके तमाम नाटकों को देखने के बाद यह हिम्मत जुटाई थी मन में। फिर मैं उनको फोन किया था और मैंने कहा था कि उषा जी नमस्कार, मैं एक थिएटर कर्मी हूँ, कांचरापाड़ा में मैं करता हूँ, ये थिएटर करता हूँ, यहाँ मैं करता हूँ, मैं आपके साथ थिएटर करना चाहता हूँ। एक सांस में मैंने सारी बातें कह दी ताकि वो फोन काटे इससे पहले मैंने अपनी सारी बातें कह दी थी। मैं आपके साथ थिएटर करना चाहता हूँ। तो उन्होंने सिर्फ पहला जो उनका सवाल था कि आप कांचरापाड़ा में थिएटर करते हैं और यहाँ करना चाहते हैं, एक साथ 2 नाव पर पाँव कैसे रखेंगे? तो मैं घबरा गया कि मैंने कहा कि ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि रंगकर्मी के साथ ही करूँ, क्योंकि तब ये कहना था मुझे रंगकर्मी के साथ ही करूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आइए परसों हमारा थिएटर है, मधुसूदन मंच में आ जाइए। और मैं गया था और उनका नाटक देखा था, उनसे परिचय हुआ था। धीरे धीरे फिर कई घटनाक्रम हुए और धीरे धीरे मैं उनके ग्रुप के साथ पूरी तरह रंगकर्मी मंच थिएटर में शामिल हो गया। नुक्कड़ से निकला और मंच थिएटर पहुंच गया। क्योंकि तब जो नुक्कड़ की एक राजनीति होती है, एक भावना होती है, जिस पर हम बाद में बात करते हैं, वो हमारे दिमाग में नहीं थी। हमारे दिमाग में सिर्फ ये था अभिनय, थिएटर, ताली, प्रशंसा, ये बातें थी। तब मैं रंगकर्मी का एक सदस्य बन गया, मंच थिएटर का एक सदस्य बन गया। तब कोलकाता में कह सकते हैं 87-88 तक भी मंच थिएटर करने वाले बहुत विख्यात लोग मौजूद थे।
और कोलकाता थिएटर के पूरे भारत में धूम मस्ती थी, पूरे भारत में एक पहचान थी। रंगकर्मी हो, आपके नांदीकार हो, चेतना ग्रुप हो, अनामिका कला संगम हो, सबकी एक पहचान थी पूरे भारत में। मैं भी उस पहचान वाले एक ग्रुप रंगकर्मी के साथ जुड़ गया और फिर धीरे धीरे पिछले, कह सकते हैं कि ये थिएटर का ऐसा जुनून था कि मैं, आज कहना पड़ रहा है कि मैंने अपने कैरियर को नहीं देखा। मुझे लगा था कि थिएटर से मैं अपना जीवन यापन कर लूँगा, अपनी रोजी रोटी चला लूँगा, मुझे कोई नौकरी की ज़रूरत नहीं है। वह उम्र जब मैंने अभी अभी एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की थी, तब हमारे तमाम दोस्त, अभी फेसबुक के साथ जुड़े हुए होंगे, अरुण पांडे जी हैं, अरुण पांडे, तमाम लोग वहाँ बर्धमान यूनिवर्सिटी के अपने 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 कैरियर में लग के स्कूल कॉलेज में जुड़ गए। एक मैं, जो हमारा जुनून अलग था, मुझे लगता था कि नहीं, मैं थिएटर के लिए ही पैदा हुआ हूँ, थिएटर ही करूँगा, थिएटर ही मुझे रोटी देगा, थिएटर ही सब कुछ करेगा। हालांकि एक दर्द है कि अंत में मुझे थिएटर छोड़कर नौकरी के लिए भटकना पड़ा था, लेकिन क्योंकि मैं थिएटर प्रेमी हूँ, भले थिएटर मुझे रोटी ना दे, लेकिन मैं थिएटर नहीं छोड़ सका। थिएटर से लगाव आज भी टिल नाउ खत्म नहीं कर सका। मैं भले कोई सरकारी नौकरी नहीं की, प्राइवेट में नौकरी करता हूँ, लेकिन मुझे कोई मलाल नहीं है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मुझे कोई दुख नहीं है। मैं थिएटर करूँगा जब तक शरीर में हिम्मत है, चलने फिरने की ताकत है, मैं थिएटर से जुड़ा रहूँगा। ये हमारा शौक है, इसको मैं नहीं छोड़ सकता। और धीरे धीरे हमारे परिवार के लोग भी इसमें शामिल हैं, थिएटर के साथ जुड़े हुए हैं। खैर, तो वो रंगकर्मी, वो मंच, फिर वो मंच, धीरे धीरे मैं मंच की दुनिया में मैंने क्या, मतलब छाना गलत होगा, मैं उसमें मशगूल हो गया। भारत के ऐसे कौन सा शहर है, ऐसी कौन सी जगह जहां रंगकर्मी के साथ थिएटर करने न गया हूं। थिएटर का ही सौभाग्य है, या थिएटर की ही देन है कि सिर्फ भारत ही नहीं, विदेशों में भी कई जगह थिएटर करने का मौका मिला। जर्मनी, पाकिस्तान, बांग्लादेश, थिएटर की देन है कि इन देशों में भी एक यात्रा कर चुका हूं। ये थिएटर ही दे सकता है। शायद ये नौकरी के कारण मैं कभी जर्मनी और पाकिस्तान नहीं जा पाता, लेकिन थिएटर हमें वहाँ तक भी पहुँचाया। हमने वहाँ के लोगों से भी परिचय किया, पाकिस्तान के भी माहौल मैंने देखा कुछ दिन रहकर। बांग्लादेश तो खैर देखा ही है। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा कि थिएटर करने के बाद एक तालियों का जुनून, लोगों की प्रशंसा, ये एक नशा की तरह होती है, कि नशा है जिसमें हम डूब जाते हैं, मशगूल हो जाते हैं। लेकिन एक वक्त आता है जब ये नशा टूटता है। मेरा भी टूटा, और बीच में मैंने एक ब्रेक लिया थिएटर से, इस मंच की दुनिया से मैंने एक ब्रेक लिया, क्योंकि मुझे लगा कि अब नौकरी करनी चाहिए। खैर, वो एक लंबा समय है कि मैं 10 साल के लिए फिर मैं छूट गया था दिल्ली में एक नौकरी करना शुरू कर दिया। लेकिन फिर 2010 में मैं दिल्ली से कोलकाता लौट आता हूँ। हालांकि दिल्ली में भी रहते हुए मैं एक थिएटर ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ था, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं कर पाया, 1-2 शो कर पाया था। फिर मैं कोलकाता लौट आता हूँ, और इस बार रंगकर्मी के साथ तो नहीं जुड़ पाया। हालांकि उषा दी बार बार फ़ोन करके बुलाती रही, लेकिन अब वो बहुत दूर हो गया था, नौकरी भी करनी थी, तो नहीं जुड़ पाया। लेकिन धीरे धीरे हमारे आसपास के माहौल, जो नुक्कड़ नाटक का माहौल था, मैं उसके साथ जुड़ गया। नुक्कड़ नाटकों में मेरी रुचि बढ़ने लगी। हालांकि रंगकर्मी के बाद रंगशिल्पी एक ग्रुप है,
उसके साथ मैं अभी तक जुड़ा हुआ हूँ। वो लोग मंच भी करते हैं, नुक्कड़ भी करते हैं, उसमें भी जुड़ा हुआ हूँ। लेकिन जो पैरेलल एक थिएटर काचरापाड़ा में मैं नुक्कड़ नाटकों के साथ जुड़ गया, और फिर मुझे लगा कि ये नुक्कड़ नाटक वाकई एक अलग दुनिया है, एक अलग माहौल है, एक अलग जुनून देता है, एक अलग खुशी देती है। हालांकि वो इतिहास में मैं जाऊं, मैं थोड़ी चर्चा कर लूंगा। सफदर हाशमी हो, बादल सरकार हो, उत्पल दत्त हो, प्रवीर गुहा हो, जो लोग आज नुक्कड़ नाटक के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, नुक्कड़ नाटक से जिनके लिए नुक्कड़ नाटक की पहचान है, जो नुक्कड़ नाटक करने के लिए ही जाने जाते हैं, उन पर भी बात करूंगा। तो मुझे लगा कि नुक्कड़ नाटक में मैंने देखा कि वही लोग टिक पाते हैं जिन्हें वो मंच का आकर्षण, वो चकाचौंध की दुनिया के प्रति जिनका कोई लगाव नहीं है, जिनके मन में एक थिएटर प्रेम है, और जो लोग चाहते हैं कि इस थिएटर से हम समाज को कुछ दे सकते हैं, ऐसा जो भाव रखते हैं या इस तरह की जिनकी भावना है, जो सोचते हैं, वो नुक्कड़ नाटक में जुड़े रह सकते हैं। क्योंकि नुक्कड़ नाटक आपको वो चकाचौंध नहीं देता, आपको मीडिया का प्रचार नहीं दे सकता, रोजी रोटी का तो सवाल ही नहीं है यहां। यह भी आपको लगे कि नुक्कड़ नाटक करते को तो कोई थिएटर फिल्म वाला बुला लेगा, इसकी भी उम्मीद बहुत कम है, और इसकी उम्मीद वहां मंच थिएटर में बहुत लो है। इसलिए यंग ज्यादातर फोर्स उधर भागते हैं। जो भी मंच हो, बड़े बड़े आज जो भी दल है, नांदीकार से लेकर रंगकर्मी, उसमें ज्यादातर लड़की इस उम्मीद से जाते हैं, पूरे भारत में ही कह सकते हैं कि इस उम्मीद से मंच पर आज जुड़ते हैं कि हमें यहां से फिल्मों में चांस मिलेगा, सीरियल में चांस मिलेगा। ऐसे बहुत से लोग हैं। खैर वो भी एक विधा है। लेकिन नुक्कड़ नाटक से दिल से जुड़ने वाले, उनकी ये भावना नहीं होती है, या उनके मन में ये होता है कि हम इस थिएटर के माध्यम से हम अपने समाज को, हम अपने सोसाइटी को कुछ दे सकेंगे, कुछ बता पाएंगे, कुछ समझा पाएंगे। सफदर हाशमी केवल 19 साल की उम्र में उन्होंने जननाट्य मंच की स्थापना की। सफदर हाशमी दिल्ली यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी में एमए की पढ़ाई करते करते मार्क्सीय साहित्य से जुड़े, मार्क्सवाद के प्रति काफी लगाव हुआ, मजदूरों की दुनिया से परिचित हुए। फिर उन्होंने जननाट्य मंच की स्थापना की। उनके मन में यह लगा कि हम जो बात भाषण के द्वारा, कविता के द्वारा, हालांकि वो कविता भी लिखते थे, बच्चों के लिए काफी काम किया है, तो अंत में उन्हें लगा कि कविता, भाषण या बतकही, या इसके माध्यम से जितनी बातें हम मजदूरों को, सरकार को नहीं समझा पाएंगे, बेहतर है एक दृश्य माध्यम, नुक्कड़ नाटक। और वो जननाट्य मंच की स्थापना 1972-73 के लगभग करते हैं, और उसमें पूरी तरह मार्क्स के चिंताधारा को लेकर, पूरी तरह वो मार्क्स को सपोर्ट करते थे, सीपीएम को सपोर्ट को लेकर वो नाटक शुरू करते हैं। कोई भी विचारधारा हो, थिएटर शुरू करते हैं, वो मजदूरों के बीच जाते हैं, किसानों के बीच जाकर, बस्तियों में जाकर थिएटर करते हैं। ये कह सकते हैं कि ये शायद ये 97, 98 या 99 का कोई वक्त रहा होगा, जब मुझे भी एक बार रंगकर्मी के साथ दिल्ली में मलय श्री हाशमी, उनकी पत्नी जो अब चलाती हैं जननाट्य मंच, उनके साथ एक बस्ती में नाटक करने का मौका मिला था। तभी मुझे देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ था कि उनके दल जननाट्य मंच में जो लड़के लड़कियां हैं उसमें कोई फर्क नहीं है, इस अर्थ में कि मंच तैयार करने के लिए खूंटा गाड़ने से लेकर, गड्ढे खोदने से लेकर वो लड़कियां करती हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यहां पर सिर्फ इंसान है, कोई भेद नहीं है, सिर्फ एक्टर हैं, अभिनेता अभिनेत्री हैं, थिएटर कर्मी हैं। उसमें यह नहीं है कि ये महिला कर्मी हैं, ये पुरुष कर्मी हैं। धीरे धीरे हमने ये स्थिति
जब मंच से ज़्यादा नुक्कड़ नाटकों की तरफ आकर्षित हुआ तो मैंने नुक्कड़ नाटकों में ये स्थिति देखी, जो लोग भी करने वाले हैं वहाँ पर ये विभेद बिल्कुल नहीं होता है कि कौन एक्ट्रेस है और कौन एक्टर हैं। वहाँ सभी थिएटर कर्मी हैं, सभी इंसान हैं, सभी एक नज़रिया रखते हैं। कोई गंदगी आपको नहीं नजर आएगी सच में नुक्कड़ नाटक करने वालों के बीच। सचमुच में जो कि रंगमंच में ऐसे बहुत सारी घटनाएं हैं, खैर जाने दीजिए, लेकिन जो सचमुच थिएटर से लगाव जो नुक्कड़ वाले करते हैं उसमें आपको कहीं कोई गंदगी नहीं नजर आएगी। एक सोच, एक क्लियर राजनीति नजर आएगी कि हमें क्या करना है। और यही कारण है कि एक सच्चाई के साथ जब नुक्कड़ नाटक में हम अपनी एक्टिंग करते हैं तो प्रशासन को भय होता है, पार्टियां डर जाती हैं, क्योंकि उस मंच से अधिक नुक्कड़ नाटक वाले अपनी सच को सामने रखते हैं। और यही कारण है कि सफदर हाशमी को भी अपनी जान गंवानी पड़ी हल्ला बोल नाटक करते हुए गाजियाबाद के करीब एक गार्डन में उन पर हमला किया गया। कांग्रेस पार्टी के गुंडे द्वारा तब हमला किया गया और दूसरे दिन उनकी मृत्यु हो गई। उसी दौरान नुक्कड़ नाटक के आंगन में एक और ध्रुव चमकता है, उनके पैरेलल बंगाल में कह सकते हैं। वह नाम है, आप सभी को मालूम होगा, बादल सरकार, जिन्हें नुक्कड़ नाटक का प्रतिष्ठाता भी कह सकते हैं भारत में। उनका जब आगमन होता है बादल सरकार के नुक्कड़ नाटक के प्रांगण में, तो एक हलचल पैदा होती है इस नुक्कड़ नाटक करने वालों के जीवन में या नुक्कड़ नाटक के क्षेत्र में, नुक्कड़ नाटक की दुनिया में। तब लोगों को लगता है, नाट्यकर्मियों को लगता है, बहुत सारे थिएटर एक्टर एक्ट्रेस को लगता है कि यह भी एक विधा है और यहां पर भी अपनी बात कही जा सकती है। लेकिन जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट आप कह सकते हैं नुक्कड़ नाटक का ये है, बादल सरकार के भी इसी पॉइंट के साथ नुक्कड़ नाटक करना शुरू किए कि जहां रंगमंच पर थिएटर करने के लिए काफी बजट की जरूरत होती है। लाइट, माइक, साउंड, हॉल काफी खर्चे बहुल है। आप रोज थिएटर नहीं कर सकते हैं और अपनी बातें आप जन जन तक भी नहीं पहुंचा सकते हैं। वहीं उसके बरक्स, उसके उल्टे नुक्कड़ नाटक किसने लिखा, जनधर्मी होते हैं, सही बात है। नुक्कड़ नाटक जिसमें कोई खर्चे नहीं है, केवल एक शर्ट पैंट पहनकर बिना किसी प्रॉप्स, बिना लाइट, बिना मंच के हम कहीं भी किसी जगह अपनी बात दर्शकों के सामने पेश कर सकते हैं। उनका जो सबसे बड़ा था बादल सरकार की जो सबसे बड़ा फोकस ये था कि नुक्कड़ नाटक में, मंच थिएटर में, जहां दर्शकों को हम अंधेरे में छोड़ देते हैं, हम दर्शकों के साथ आंख नहीं मिला पाते हैं, उसी के उलट या कह सकते हैं कि मंच नाटक शहर केंद्रित, छोटे शहर या बड़े शहर केंद्रित होते हैं। वहां हॉल होते हैं, वही मंच होते हैं। गांव में तो हॉल है नहीं, शहर केंद्रित होकर रह जाता है। लेकिन नुक्कड़ नाटक हम सुदूर गांव के भीतर भी जाकर करते हैं, वहां भी हमें काफी दर्शक मिल जाते हैं। मैंने ऐसी ऐसी जगहों पर हमने अपने दलों के साथ नाटक किया है जहां के लोग पहली बार नाटक देख रहे होते हैं। यहाँ हमारे आसपास भी बहुत ऐसी जगह है जिन्होंने आज तक नाटक देखा नहीं है, उनके बीच जाकर हम लोगों ने नुक्कड़ नाटक किया है। वो लोग पहली बार नाटक देख रहे होते हैं, उनको लगता है कि नाटक ये है। ये एक प्लस पॉइंट है कि नुक्कड़ नाटक दर्शकों के पास पहुंचता है। दर्शकों को नुक्कड़ नाटक के आने की जरूरत नहीं है। इसका ये एक रहा।
और ये बिना किसी खर्चे के। ये दो पॉइंट है, ये सबसे बड़ा नुक्कड़ नाटक का एक प्लस पॉइंट कह सकते हैं। बस कुछ प्रॉप्स मान लीजिए, एक सिंबॉलिक ढंग से हम नुक्कड़। और बादल सरकार ने एक किताब लिखी है, आप थिएटर कर्मी वाले जानते होंगे, थिएटरेर भाषा। थिएटर की भाषा क्या होनी चाहिए। हालांकि पॉलिश थिएटर कर्मी हैं ग्रोटसोवस्की, उनसे भी काफ़ी प्रभावित रहे हैं। अमेरिका के हैं रिचर्ड बुशनर, और एक हैं बार्बनर। इनसे बादल सरकार काफ़ी प्रभावित रहे हैं। ग्रोटसोवस्की जब वो पॉलिश में देखे थे उन्होंने उनका नाटक, तो ग्रोटसोवस्की पॉलिश थिएटर, उनका एक थिएटर था द पुअर थिएटर, और जिनका एक वक्तव्य है जो मैं आपसे बताना चाहता हूं। ग्रोटसोवस्की उन्होंने कहा था, ग्रोटसोवस्की ने, कि जेरी ग्रोटोवस्की द पुअर थिएटर, जिनका थिएटर दल का नाम था, एन एक्टर्स बॉडी एज द प्राइमरी एलिमेंट इन ए थिएटर परफॉर्मेंस। कारण सबसे बड़ा एलिमेंट नुक्कड़ में हमारा बॉडी होता है। हम अपने शरीर से वहां खेलते हैं, क्योंकि ना हमारे पास प्रॉप्स होता है, ना मेकअप होता है, ना लाइट होता है जिससे हम दर्शकों को बांध कर रखेंगे। क्योंकि मंच पर ये लाइट, ये मेकअप, ये कॉस्ट्यूम, ये अंधेरा सॉरी, आपके गलत अभिनय को भी वहां दर्शक नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन जो यहां ग्रोटोवस्की ने कहा है कि बॉडी एलिमेंट्स, जिस पर बादल सरकार ने बहुत ज़्यादा फोकस किया, बहुत ज़्यादा, कि आपको दर्शकों को बांधे रखने के लिए अपने बॉडी के साथ खेलना है, आपके पूरे बॉडी के साथ, पूरे शरीर के साथ एक्टिंग करनी है, तभी आप दर्शकों को बांध कर रख सकेंगे। ये सबसे बड़ी एलिमेंट्स है, सबसे बड़ा एलिमेंट्स है नुक्कड़ नाटक के लिए, जो बहुत जरूरी है और जिस पर बादल सरकार काफी काम करते थे। मैं भी कह सकते हैं कि सौभाग्यवान हूं, मुझे भी एक बार एक सप्ताह के लिए बादल सरकार जी के साथ थिएटर वर्कशॉप करने का मौका मिला था। 2011 में उनकी मृत्यु हो गई। ये लगभग सन 2000 के लगभग की बात रही होगी। उनके घर में एक सप्ताह के लिए मैंने भी हमारे दल के साथ उनका वर्कशॉप अटेंड किया था, और तब ये लगा था कि सही में हम बिना प्रॉप्स, बिना ड्रेस, बिना मेकअप के, सिर्फ साधारण से गंजी कुर्ता पहनकर भी अपने बॉडी लैंग्वेज से कैसे हम दर्शकों को बांधे रख सकते हैं। जी हाँ, फिर बादल सरकार, हालांकि एक चीज ये जरूर मानिएगा, ये चीज कहना जरूरी है कि बादल सरकार भी सबसे पहले नुक्कड़ नाटक में नहीं आए। बादल सरकार की शुरुआती दौर मंच थिएटर का ही रहा, तभी उनके पूरे भारत में एक पहचान बन गई थी। उनके नाटक पागला घोड़ा हो एवं इंद्रजीत हो, अमल बिबल कमल एवं इंद्रजीत, कई सारे ऐसे नाटक हैं जो दिग्गज नाट्यकर्मी लोगों ने करना शुरू कर दिया। गिरीश कर्नाड, ओम पारीक, ओमपुरी, बहुत सारे ऐसे थिएटर कर्मी थे, और उनको पूरे भारत में कह सकते हैं कि एक पहचान दिलाने में एक कहीं ना कहीं प्रतिभा अग्रवाल जी का भी हाथ था, क्योंकि उनके तमाम नाटकों का उन्होंने हिंदी में अनुवाद किया था, और फिर उनकी पहचान धीरे धीरे पूरे भारत में हो गई थी। उसके बाद मंच तक, वो मंच, जब मंच थिएटर करते थे तभी उनकी पहचान बन गई थी। फिर उनके बाद वो 76 के लगभग 70 में फिर उन्होंने अपने अपना दल शताब्दी की स्थापना की, और फिर नुक्कड़ नाटक के क्षेत्र में आए। हमारे कांचरापाड़ा में एक दल है, पौथो सेना। मैंने
देखा है इनका भी डेडिकेशन, इनके साथ भी बादल सरकार जुड़े हुए थे। उस वक्त मैं बहुत देखता था जब पथोसेना रक्तो कोरवी नामक नाटक रविंद्रनाथ जी का जब वो करवा रहे थे, तब बादल सरकार के यहाँ आना जाना काफ़ी होता था। तो उस वक्त भी उनसे एक मिलना जुलना हुआ था। आज अगर कुछ दलों के नाम लें जो लोग लगातार नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं, हालांकि कुछ गिने चुने ही हैं कह सकते हैं, लेकिन लगातार जो कुछ दल हमारे आज भी बने हुए हैं, जैसे कह सकते हैं कि बादल सरकार जी का ग्रुप है, शताब्दी, आईना, पथोसेना, बहरमपुर के ग्रुप है ब्रीही, मदनपुर के ग्रुप है चेना आदुली, बारासात के है बादल सरकार नाट्य चर्चा केंद्र, मैं भी एक ग्रुप से जुड़ा हुआ हूं विज्ञान दरबार। तो ऐसे कुछ दल हैं जो लगातार आज भी पूरे डेडिकेशन के साथ नुक्कड़ नाटक ही करते हैं और नुक्कड़ नाटक को लेकर ही आगे बढ़ रहे हैं। प्रवीर गुहा हालांकि कह सकते हैं कि बादल सरकार के आदर्श से थोड़े अलग हैं उनका, लेकिन वह भी नुक्कड़ नाटक के लिए पहचाने जाते हैं। अगर बॉडी लैंग्वेज देखना हो, बॉडी पार्ट का काम देखना हो, तो अवश्य उसके लिए हम प्रवीर गुहा जी का नाम ले सकते हैं। प्रवीर गुहा का नाम PLT है सर, PLT, हाँ, मध्यम ग्राम में उनके नाटकों को भी देखने का मुझे मौका मिला है। उनके नाटक की खासियत दो चीज़ें होती है, बॉडी लैंग्वेज एंड म्यूजिक। काफ़ी लाउड म्यूजिक के साथ अपनी बात कहते हैं। खैर, जो इतनी देर जो बातें हुई तो मैं ये कहना चाहूँगा कि एक चीज़ का अफसोस तो ज़रूर है कि हमारे बंगाल में तमाम हिंदी भाषी हैं, ख़ासतौर से दुर्गापुर, आसनसोल, रानीगंज, हमारे कांचरापाड़ा, बहुत से हिंदी भाषी क्षेत्र हैं। लेकिन बड़ा अफसोस और दुख भी होता है कि हिंदी भाषियों का थिएटर दल उस ढंग से कोई पहचान नहीं बना पाता है। कई दल तो तैयार होते हैं। आज रंगकर्मी, कह सकते हैं कि रंगकर्मी उषा जी हिंदी नाटक करती थी, बाद में बांग्ला भी करने लगी थी, लेकिन रंगकर्मी भी आज कहीं ना कहीं एक कमरे में सिमट के रह गया है। अब वो भी बाहर नहीं निकल पाते, उनका भी अब वो नहीं है, पुराने लोग नहीं हैं। उषा गांगुली जी गुजर गई हैं, पुराने लोग नहीं हैं, ख़त्म हो गए। एक दल है अभी लिटिल थेस्पियन, हालांकि मैं पुनः एक बार अजहर आलम जी को अपना विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं। अभी भी हाल में उनकी कोरोना से मृत्यु हो गई। बहुत तेजी से यह दल, हिंदी दल की मैं चर्चा करूं, यह दल आज थिएटर के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। हालांकि अजहर जी के गुजरने के बाद थोड़ी बाधा आई होगी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि उमा झुंझुनवाला जी, उनकी पत्नी, इस दल को संभाल ले जाएंगी। काफ़ी जीवट की महिला है और वो जरूर करेंगी ऐसा। एक दल है अनामिका, वो भी आज कह सकते हैं कि फिगर में उस ढंग से नहीं है, उनका अपना एक मंच है और वहीं तक सिमट गया है। मैं एक दल से जुड़ा हुआ हूं, रंगशिल्पी। तो रंगशिल्पी में ये कह सकते हैं कि वहाँ तमाम
बांग्ला भाषी हैं लेकिन हिंदी थिएटर करते हैं। इसका मुझे गर्व है कि रंगशिल्पी में, लेकिन बस यही है कि हम लोग बहुत अधिक थिएटर नहीं कर पाते, काफ़ी शोज हमें नहीं मिलते, जो भी कारण रहा हो हम उतने शोज नहीं कर पाते हैं। लेकिन एक दल है बांग्ला भाषियों का, लेकिन उसमें तमाम हिंदी भाषी हिंदी नाटक करते हैं। और एक दल के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ यहाँ स्थान कांचरापाड़ा में, विज्ञान दरबार। तो विज्ञान दरबार के माध्यम से भी हम लोग थिएटर करते हैं, नुक्कड़ नाटक करते हैं। यहाँ हम लोगों ने अभी हाल में प्लास्टिक विरोधी एक नाटक किया है, वहाँ मत फेंको, 20 मिनट का है, जिसका हम लोग जहाँ तहाँ करीब 50-60 शो हम लोग कर चुके हैं प्लास्टिक के विरुद्ध में। तो हम लोग ये सोशल नाटक, ये ऐसे ही कुछ पर्यावरण के खिलाफ, पर्यावरण प्रदूषण के खिलाफ हम लोग नाटक करते हैं, तो ये इसमें जुड़े हुए हैं। और हमने ये देखा है कि नुक्कड़ नाटक हिंदी हो, बांग्ला हो, आप जब सुदूर गांव में उन दर्शकों के पास जाकर करते हैं, वहां जो हमें सम्मान मिलता है, मुझे नहीं लगता है कि हमें दिल्ली, बम्बई या कोलकाता में भी ऐसा सम्मान मिलता होगा। मैं यहाँ काफ़ी हिंदी भाषी लोग जुड़े हुए होंगे, मैं सबसे आग्रह करता हूँ कि थिएटर कीजिए, और थिएटर करने के लिए अपने स्टूडेंट को, अपने लोगों को, अपने बच्चों को उत्साहित कीजिए। कोलकाता में हर साल हिंदी मेला किया जाता है, और वहाँ पहले दिन थिएटर कंपटीशन कंपटीशन होती है, तो जिसमें मैं कई सालों तक मैं भी जजमेंट मैंने किया है। लेकिन वही है कि 13-14 नाटक एक दिन में हिंदी के होते हैं, तमाम स्कूल कॉलेज के बच्चे करते हैं, लेकिन बस अफसोस ये है कि मेहनत नहीं करते। मतलब थिएटर करना है, परसों कंपटीशन है, 2 दिन से तैयारी करके चलो करके चले आए, बस खत्म कर लिए, एक पुरस्कार मिल गया, वाह भाई थाली मिल गई, खत्म। लेकिन एक हिंदी मेला वाले भी अगर कोशिश करते हैं, उनमें से चुने हुए कुछ एक्टर्स को लेकर एक दल गठन करने का, हम लोगों ने भी कहा था कि हमारे दल में भी आ सकते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं आते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे हिंदी भाषी हैं बंगाल में, मैं उनसे बार बार एक अनुरोध जरूर करना चाहूँगा कि थिएटर करने से पहले थिएटर देखें जरूर। देखना बहुत ज़रूरी है। जब भी आपको मौका मिले आप थिएटर जरूर देखें। थिएटर देखने से एक नज़रिया बनती है, एक दृष्टिकोण मिलता है, फिर आप थिएटर करने को सोचें। लेकिन आइए, मैं बार बार चाहता हूँ, मैं बार बार कहता हूँ कि हिंदी भाषी लोग जहाँ जहाँ हैं वहाँ एक ग्रुप बनाएं, छोटे मोटे नुक्कड़ नाटक करें। क्योंकि नुक्कड़ नाटक इसलिए कह रहा हूँ, इसमें कोई खर्चा नहीं है, किसी तरह का कोई खर्च नहीं है। आप साधारण कपड़े में आप किसी भी जगह कर सकते हैं, कहीं भी मैदान में कर सकते हैं। मैं खुद हिंदी मेला में बार बार कहता रहा हूँ कि आप अगर थिएटर करना चाहें तो हमें बुलाइए, हम आकर आपको जहाँ तक संभव होगा मदद करेंगे। कहेंगे तो हम आपको डायरेक्शन भी दे देंगे, आपको हम कहेंगे कि आप जितने हमारी समझ बनी है आप कीजिए, हम आपके साथ हैं। इसके बावजूद भी एक निराशा ही हाथ लगती है हिंदी भाषियों से कि वो पता नहीं क्यों नाटक के क्षेत्र में, थिएटर के क्षेत्र में रेगुलर नहीं हो पाते हैं। मैंने पहले ही शुरू में किया था, स्वीकार किया था कि इकोनॉमिकली मैं बहुत बोल्ड नहीं हूँ, लेकिन मुझे कोई अफसोस नहीं है, जितना है हमारा चल जाता है खा पी कर। लेकिन यह थिएटर का जुनून मेरे दिमाग से कभी ना उतरे। अंतिम समय तक मैं थिएटर करता रहूं, अंतिम समय तक मुझे उन गांव, सुदूर गांव में जाकर थिएटर करने का मौका मिलता रहे। मैं बस यही कामना करता हूं। और आप तमाम दर्शकों, श्रोताओं से भी मैं यह कहना चाहूँगा कि थिएटर एक ऐसी विधा है जहां आप अपनी बात बहुत आसानी से
दर्शकों को मन में बिठा सकते हैं, दर्शकों को दिमाग में फिट कर सकते हैं। तो इसलिए आइए बंधुओं, थिएटर करें, थिएटर करने के लोगों को उत्साहित करें, और इस विधा को जो आज कह सकते हैं कि कोरोना काल में पिछले 2 साल हो गए हम लोग उस ढंग से थिएटर नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उम्मीद है कि इस दौर से भी हम उभरेंगे, इस कोरोना काल से भी हम बाहर निकलेंगे, हम पुनः दर्शकों के मंच बीच जाकर थिएटर करेंगे। इस उम्मीद के साथ मैं आज अपनी बातें यहीं समाप्त करता हूं। पता नहीं मैं कितनी अपनी बातें कह पाया, कहां तक समझा पाया, अब ये आप ही लोग बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।